हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टर में ध्यान देने योग्य बातें कौन-कौन सी होती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था ब्रिक वर्क के बारे में। ब्रिक वर्क करते टाइम में कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिसका जो वीडियो है आपको मेरे इसी वीडियो के आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं वो मेरा वीडियो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वाले वीडियो के लिंक उसका प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसमें प्लास्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लास्टर करते समय हमको कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हम अपने प्लास्टर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और उसकी क्वालिटी को अच्छा बना सकें। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी हम लोग प्लास्टर का काम स्टार्ट करें उससे पहले क्या है कि जिस वाल को हमको प्लास्टर करना है 1 या 2 दिन पहले उसकी क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि अगर हम बिना क्यूरिंग किए हुए उस वाल पे प्लास्टर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो सीमेंट मोर्टार का जो मॉइस्चर रहता है, हमारा जो वाल का जो ब्रिक है वो क्या है सक कर लेगी और हमारे प्लास्टर की जो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप प्लास्टर का काम स्टार्ट करें उस वाली वाल को 2 या 3 दिन पहले या 2 दिन पहले भी अगर आप क्यूरिंग स्टार्ट कर देंगे तो गीला हमारा दीवार रहेगा और जब हम उस पर प्लास्टर जो स्टार्ट करेंगे तो प्लास्टर और हमारे वाल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टर की मॉइस्चर है वो ब्रिक सोखेगी नहीं, सक नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्यूरिंग कर लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब हम लोग प्लास्टर स्टार्ट करेंगे तो प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले उस पर हम लोग सीमेंट का एक घोल अप्लाई कर लेंगे दीवार पे और सीमेंट का घोल अप्लाई करने के बाद में हम लोग प्लास्टर स्टार्ट करेंगे। इससे भी क्या होगा कि प्लास्टर और जो वाल है आपकी उसके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद हम लोगों को क्या है कि जब हम लोग मोर्टार बनाए, सीमेंट मसाला बनाए तो उसमें जो हम लोग सैंड यूज करते हैं ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो सैंड है वो पतली होनी चाहिए। फाइन सैंड यूज करना है हमको, कोर्स सैंड नहीं यूज करना है। कोर्स में क्या होगा कि जो आपका सरफेस है वो रफ हो जाएगा, आपका स्मूथ सरफेस नहीं अवेलेबल हो पाएगा, स्मूथ सरफेस आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी आप सैंड का यूज करिए मेनली प्लास्टर के काम में तो आप हमेशा फाइन सैंड का यूज करेंगे। और क्या है कि सैंड को हम लोग बिना चाले हुए यूज नहीं करेंगे, मतलब चालनी से उसको पहले चाल लेंगे अच्छे से, फिर जाके हम उसको यूज में लाएंगे ताकि उसमें जो बड़े पार्टिकल हैं जैसे स्टोन चिप्स या कोई उस तरीके का मटेरियल जो कि जैसे खरपतवार भी है तो वो सब भी उसमें ना आए, इसलिए हम उसको चालनी से चाल करके तब जाके यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें आता है हमारा जो है कि मिक्सिंग जो है हमको प्रॉपर करनी चाहिए। होता क्या है कि नॉर्मली जो लेबर मिस्त्री होते हैं वो मिक्सिंग जो है प्लास्टर का प्रॉपर करते नहीं हैं और सीमेंट और जो सैंड में है मिक्सिंग जब अच्छे से होगी नहीं तो क्या होगा कि बाद में प्लास्टर जो है झड़ने लगता है और कभी कभी क्रैक आने का चांस उसी वजह से बढ़ जाता है। तो जब भी आप प्लास्टर करें तो मिक्सिंग अच्छे से करें। पानी डालने से पहले कम से कम 3 बार मिक्स करें और मसाले में पानी डालने के बाद जो है 2 बार मिक्स करना जरूरी है। टोटल मिलके आपको 5 बार मिक्स करना। पानी डालने से पहले 3 बार, पानी डालने के बाद में 2 बार आपको मिक्स करना है अच्छे से। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए, हमको क्या है कि जब भी हम लोग बाहर का प्लास्टर करें दीवार के बाहरी सर्फेसेस पे, एक्सटर्नल सर्फेसेस पे, तो हम लोगों को उसमें एडमिक्सचर का यूज जरूर करना चाहिए। कोई भी एडमिक्सचर आप यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे एडमिक्सचर अवेलेबल हैं, उनका यूज करके क्या है कि उससे क्या होगा कि ड्यूरेबिलिटी जो है एडमिक्सचर मिलाने से आपके प्लास्टर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और जो उसकी स्ट्रेंथ में है उसमें स्ट्रेंथ में भी इम्प्रूवमेंट आता है। और इसके बाद हमारा जो छठा पॉइंट आता है वो होता है कि जो थिकनेस का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम लोग प्लास्टर करते हैं तो थिकनेस बहुत मैटर करती है। ज़्यादा मोटा हमको प्लास्टर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मोटा प्लास्टर करने से भी आजकल क्रैक वाली प्रॉब्लम आ जाती है। क्रैक आने का चांस वैसे भी बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है क्योंकि ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिस वजह से क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है ब्रिक वर्क और आरसीसी में, फिर क्या होता है वो क्रैक का एक रीजन बन जाता है। तो थिकनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमको थिकनेस रखनी चाहिए 6 mm। अगर आप सीलिंग में प्लास्टर कर रहे हैं, बिल्डिंग की सीलिंग है आरसीसी की, वहाँ पे प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको 6 mm थिकनेस रखना है। ब्रिक वर्क का जो फ्रंट फेस है, मेन फेस जिधर में आप सूता बांधते हैं जिसको धागा बोलते हैं, साहुल करते हैं, उस फेस में आपको 12 mm की थिकनेस रखनी है फ्रंट फेस में। बैक साइड में अगर 5 इंच की वाल है मीन्स हाफ ब्रिक वाल तो उसके बैक साइड में आपको 15 mm मीन्स 15 mm करना है, फ्रंट फेस में 12 mm करना है। अगर आपकी फुल ब्रिक वाल है मीन्स 10 इंच या 9 इंच की वाल है
तो उसके फ्रंट पे 12 mm रखना है थिकनेस, और बैक साइड में अपोजिट साइड में जिधर आप सूता नहीं बांधते हैं या जिसको रफ फेस कहते हैं, वहाँ पे आपको 20 mm की थिकनेस देनी है। इससे ज़्यादा आपको थिकनेस नहीं करना है। 20 mm की थिकनेस हम लोग प्लिंथ से नीचे जो प्लास्टर करते हैं उसमें भी देते हैं। प्लिंथ के नीचे जो भी प्लास्टर होता है वहाँ भी आप 20 mm की थिकनेस का प्लास्टर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको प्लास्टर की थिकनेस नहीं बढ़ाना है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है जो ध्यान देने वाला है वो है कि जब भी हम लोग आरसीसी मेंबर प्लास्टर करते हैं, जैसे कॉलम, बीम या सीलिंग ही होगी हमारी, तो प्लास्टर करने से पहले उसमें हैकिंग करना जरूरी है। हैकिंग क्या होता है, मेरा एक वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, उसके बारे में मैंने हैकिंग बताया है। हैकिंग क्या होती है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो प्लास्टर करने से पहले कोई भी आरसीसी मेंबर पे हैकिंग किए बिना प्लास्टर नहीं करना है, क्योंकि जब हैकिंग करिएगा तो आपका प्लास्टर और आरसीसी मेंबर जो होगा उसके बीच में बॉन्डिंग बढ़ जाती है हैकिंग करने से। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो होता है रेशियो को लेकर। लोग क्या करते हैं, सीमेंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सोचते हैं कि हमारा जो प्लास्टर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीमेंट का रेशियो हमेशा 1:4 और 1:6 रखना चाहिए, ना तो 1:4 से कम रखना है, ना तो 1:6 से आपको ज़्यादा रखना है। मीन्स सीमेंट की मात्रा इससे कम भी नहीं करना, इससे ज़्यादा भी नहीं करना है, और 1:6 से कम भी नहीं करना है। कम कीजिएगा तब भी आपकी प्लास्टर की जो क्वालिटी है वो आपका ख़राब हो जाएगी, और अगर आप ज़्यादा भी करते हैं तो उसमें सीमेंट ज़्यादा आप कर दीजिएगा तो क्रैक आने का चांस बढ़ जाता है, क्रैक उसमें आ ही जाएंगे। अगर आप सीमेंट ज़्यादा यूज़ कीजिएगा क्रैक बढ़ जाता है। इसलिए आपको सीमेंट जो है 1:4 और 1:6 के बीच में यूज़ करना है। जनरली हम लोग जो इंटरनल सर्फेसेज होते हैं उनमें 1:6 1:6 का यूज़ करते हैं, और जो एक्सटर्नल सर्फेसेज हैं आपके बाहरी सर्फेसेज बिल्डिंग के या कहीं किसी भी बिल्डिंग के, तो उसमें हम लोग 1:4 1:4 का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग जब जॉइंट पे प्लास्टर करते हैं, जैसे आपका ये कोई कॉलम हो गया और ये आपकी वाल हो गई, तो वाल और कॉलम के जॉइंट पे आपको क्या करना है कि चिकन मेश प्रोवाइड करना है। ये जो जॉइंट हुआ यहाँ पे आपको चिकन मेश प्रोवाइड करना है, और इसके अलावा जो बीम होती है हमारी, बीम का जो बॉटम होता है वहाँ पे भी आपको चिकन मेश यहाँ पे यूज करना है। इंटरनल सर्फेसेस जो अंदर की जो दीवारें हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे चिकन मेश यूज करना है। चिकन मेश हमेशा 6 इंच कम से कम वाल पे होनी चाहिए, यहाँ कॉलम पे, और 6 इंच आपको वाल पे ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है, इस चौड़ाई का कम से कम 1 फीट चौड़ाई का आप चिकन मेश लीजिए, ताकि दोनों सर्फेसेस पे प्रॉपर ये मतलब फैल सके। 6 इंच कम से कम इस पे चढ़ सके और 6 इंच कम से कम कॉलम पे चढ़ सके, तभी क्या होगा, उसके बाद ही आपको प्लास्टर करना है। बिना चिकन मेश के आप प्लास्टर कीजिएगा तो होगा क्या, फ्यूचर में कॉलम और आपका जो वाल है वहाँ जो उनका जो जॉइंट है वहाँ पे क्रैक आ जाएगा। तो क्रैक से बचने के लिए आपको चिकन मेश यूज करना है। और एक्सटर्नल सर्फेसेस, बाहरी सर्फेसेस में क्या होता है कि ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, बाहरी सर्फेसेस में क्या होता है, क्रैक आता ही आता है चिकन मेश लगाने के बावजूद। तो बाहरी सर्फेसेस में क्या करिए आप, जो जॉइंट है वहाँ पे आप ग्रो प्रोवाइड कर दीजिए। ग्रो कैसे काटा जाता है, कैसे ग्रो बनाया जाता है, मेरा चैनल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जॉइंट वाला प्रॉब्लम हो गया कि वहाँ पे आपको क्या करना है। फिर इसके बाद में लास्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्यूरिंग का। प्लास्टर होने के बाद में आपको क्यूरिंग बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्यूरिंग, तराई करना है आपको कम से कम 14 दिन तक। कोड के अकॉर्डिंग तो 28 दिन तक क्यूरिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर 28 दिन तक आप नहीं कैपेबल हैं करने के लिए तो कम से कम 14 दिन तक मस्ट ही मस्ट। गर्मी के सीज़न में कम से कम दिन में 4 बार, और ठंडी के सीज़न में दिन में 3 बार तो आपको क्यूरिंग करना ही करना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इन जो हमारे 10 पॉइंट हैं, 10 में से सारे पॉइंट को अगर हम लोग अप्लाई कर लेंगे तो हमारे प्लास्टर की क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी, और जो बहुत सारी कमी आती हैं क्रैक को लेकर या फिर प्लास्टर को झड़ने को लेकर, जो प्लास्टर में कमी आती है वो शायद नहीं आएंगे अगर हम लोग इन सभी पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना और अपने का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।